जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का इतिहास का कंप्लीट सेशन हमने कर लिया है। फिलहाल में अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर एक-एक चैप्टर करके हम भूगोल को पढ़ रहे हैं और इससे पहले चैप्टर नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप थंबनेल को देख करके समझ पा रहे हैं कि आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं 5। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए एक बार सभी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा सभी क्वेश्चन के ऊपर डिटेल रूप में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना आप। जैव मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? देखिए सीटेट का जो एग्जाम है वो आपके समझ के ऊपर आधारित है और आपको एक क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा 1 मिनट का समय देता है। सो आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर बाद में आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सही उत्तर कौन सा होगा? ध्यान से देखना है, यहाँ पर अवस्थाओं पूछा है। ठीक है, तो जल, बर्फ और जलवाष्प ये तीनों ही जलमंडल में जल की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? ध्यान से पढ़ना है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है नीचे आपके लिए। चारों ही ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सबसे पहले जैव मंडल इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा छोटा सा पैराग्राफ बना रहा हूँ, ये गोलाई कर रहा हूँ, इसको समझना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्थल मंडल। ठीक है, ये होगा स्थल मंडल। ये हो गया आपका जल मंडल और ये हो गया आपका वायुमंडल। अब इन तीनों के बीच में एक इस प्रकार से रेखा खींचता हूं जो कि है जैव मंडल। मतलब कि जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों ही सम्मिलित होंगे, तभी जाकर के बनेगा आपका जैव मंडल। और इस प्रकार की जो स्थिति है ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से परिमंडल शामिल है। ये परिमंडल इनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कई लोग बी और सी में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे देश का नाम पूछ लेगा तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग
किस महासागर में स्थित है? ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों के ऊपर हमें चर्चा करना, सभी प्रश्नों को पढ़ना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है, इसलिए सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। तो आप सभी धैर्य बनाकर रखें और विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को देखिए और ये देखिए कि आप जो पढ़ करके आए हैं चैप्टर नंबर 5 उसमें से कितना प्रश्न आपका सही होता है आज के इस सेशन में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नाम क्या है उसका? मेरियाना गर्त। ये भी आपको नाम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब हम करेंगे अगला प्रश्न और 5वें नंबर का प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? प्रश्न को नोट करना कि आकार के अनुसार सही क्रम पूछा है। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आपको जवाब देना है कमेंट सेशन में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर आकार के अनुसार पूछा है तो आकार के अनुसार एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना। 6ठे नंबर का प्रश्न है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। नीचे आपके लिए ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से संरचना शामिल है इसमें से चयन करके नीचे जो आपको कोड दे रखा है ABCD इसमें से मिलान करना है। तो यहाँ पर आप यदि मिलान कर सकते हैं तो मिलान करना। ये जो यूराल पर्वत है, ठीक है, और यूराल नदी, ये जो 2 ऑप्शन है ऊपर के केवल ये ही सही है, बाकी बात ये तीसरा जो है ये गलत है। तो नीचे वाले ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि 1 और 2 ये कहां पर है। ये देखना ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और केवल 2। ऊपर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। कौन अलग करती है? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये 2 अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसी आंसर के साथ हम करेंगे अगला प्रश्न सॉल्व। और 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आपको जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करना है। बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है। इन रेखाओं का क्या महत्व है ये भी एक बार हम समझेंगे। जैसे कि ये है पृथ्वी, ठीक है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम कहेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो जो ऊपर वाला है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा जो स्थित है वो है उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। और यदि हम बात करें मकर रेखा की तो मकर रेखा हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। पर एक विशेषता और ये है, 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में है। और ये तीनों ही रेखाएं जिस महाद्वीप से होकर के गुजरती है उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न करना है आपको। 8वें नंबर का प्रश्न है,
कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। हम करेंगे अगला प्रश्न, और आपका 9वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा। ठीक है, पनामा जल संधि जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, यहां से अब हम करेंगे अगला प्रश्न, और आपका 10वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं। ऊपर आपको 3 लाइनें दे देगा। इन लाइनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। 2020 के बाद से इन प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। सीटेड ऐसे प्रश्नों को बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर बाद में आपको उत्तर देना है। ऊपर है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ये 3 कथन नीचे दिए गए हैं। दक्षिण अमेरिका के विषय में कौन सा सही है, इसका चयन करना है आपको। यहां पर है पहला पढ़ना, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली है। और तीसरा है इसका, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। अब बताइए इनमें से चयन करके कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन सही नहीं है। तो यदि आपने सबसे पहला ही पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये गलत है। बाकी बात नीचे के जो 2 लाइन है, दूसरा और तीसरा, ये सही है। तो आप ऑप्शन में ढूंढना कि दूसरा और तीसरा कहां पर है। ये है बी नंबर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा लाइन सही है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने साथ अपना स्कोर से एक बार गिनते रहना कि आज के इस सेशन से आपका कितना प्रश्न सही होता है। आप हमें अंत में कमेंट सेशन में जवाब देकर के बताएंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और ये जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी आपको नोट करना है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और यदि हम बात करें द्वीप की तो 7 महाद्वीप है, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो ये 3 प्रश्न आपको याद रखना है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आपको क्या याद रखना है, इन 7 महाद्वीप में से द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको याद रखना है, हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करेंगे अगला प्रश्न, और 12वें नंबर का प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में
नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? ध्यान से पढ़ना है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में जो आपको ये 3 लाइनें दे रखी है, 3 लाइनों में से कौन सा लाइन सही है, कौन सा गलत है, इसका चयन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा है सत्य कौन सा है, तो बताइएगा इन तीनों ही लाइनों में से अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। दूसरा है, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और तीसरा लाइन है कि यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो ये 3 लाइनें हैं। अब आपका सही उत्तर का चयन करना है कि तीनों ही लाइनों में से अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा जो है लाइन सही है, दूसरा लाइन गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है और 13 नंबर का प्रश्न है कि आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वहां पर आपसे महाद्वीप का क्रम पूछा था। अब यहाँ पर आपसे महासागर का क्रम पूछ रहा है। तो प्रश्न की प्रकृति देखिए किस प्रकार से चेंज हो रही है। मतलब कि जहां पर केवल आपका वन लाइनर क्वेश्चन आता था पहले, वहीं अब जो है आपको सातों के सातों महाद्वीप याद करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि सातों महाद्वीप का क्रम क्या है, चाहे वो आगे से क्रम हो, बढ़ते क्रम में, चाहे घटते क्रम में हो। तो ये जो है आपको याद करना है। चलिए बताइएगा आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम क्या है। हमने सबसे पहले बात किया था कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। मतलब कि सबसे पहले 1 नंबर आएगा और यहाँ पर देखना ऑप्शन में 1 नंबर किस में है, सभी में है। ठीक है, 1 नंबर सभी में। अब इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद कौन सा महासागर आएगा, तो प्रशांत महासागर के बाद आएगा आपका अटलांटिक महासागर। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखना कि ऑप्शन नंबर 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा हिंद महासागर। ठीक है, आकार के अनुसार। तो अब देखना दूसरा ऑप्शन किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद जो है आपका कौन सा महासागर आएगा, इसके बाद आपका आएगा चौथा महासागर। मतलब कि सॉरी 5वां, ये आर्कटिक महासागर आएगा चौथे नंबर पे। तो मतलब चौथा ऑप्शन किसमें है, इसमें है। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम है, पहले है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और यह है आर्कटिक महासागर। ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। ठीक है, अब तक जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि महासागर का नाम था, उसके बाद आपको ये बताना था कि महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पर प्रश्न यहाँ पे चेंज है और नीचे कुछ आपको लाइनें दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि ये लाइन किस महासागर से संबंधित है, किस महासागर से मैच करती है। पहला लाइन है कि यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इनका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है। मतलब कि 1/3 की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा महासागर था आपका प्रशांत महासागर। तो जो पहला लाइन हमने पढ़ा उससे हमें यही समझ में आता है कि पहला लाइन जो है वो प्रशांत महासागर के बारे में कहा गया है। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। दूसरा, यह अन्य महासागरों से अपेक्षा अधिक गहरा है। तो गहरा है कौन सा था, मेरियाना गर्त, मैंने आपको बताया था मेरियाना गर्त गहरा है। ठीक है, तो ये भी जो है प्रशांत महासागर के विषय में बात कर रहा है। और तीसरा जो लाइन है, इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
तो दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो अब बताइए ये किसके फेवर में जा रहा है? इसका आंसर जा रहा है प्रशांत महासागर के फेवर में। तीनों ही जो लाइन है प्रशांत महासागर के विषय में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और यदि आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न से ही आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि पहला यहाँ से प्रश्न बनेगा, दूसरा ये वाला प्रश्न बनेगा, और तीसरा ये वाला प्रश्न बनेगा। तो इस प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका कथन वाला है, असेशन और रीजनिंग वाला। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि जो लाइन है कथन का कारण सही है या नहीं है। चलिए कथन पढ़ना एक बार ध्यान से। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। वहीं कारण कह रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधे एवं चौड़े हैं। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन तो सही है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है कि व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया गया है? ध्यान से पढ़ना है। वायुमंडल के मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको अपने कॉपी में नोट करना है। पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल। कौन सा है? चौथा आयन मंडल। और 5वां है आपका बहिर्मंडल, ठीक है। 5वां है आपका बहिर्मंडल। यहां पर प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल के मध्य मंडल, वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में पाया जाता है? ये देखना, ये रहा आपका मध्य मंडल की स्थिति। ये मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच में है? तो समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में स्थित है। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में जो मध्य मंडल है वो समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और ये आपका आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो जाएगा। चलिए करिएगा। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। दोनों ही कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। प्यारे साथियों, ये जो सेशन है आपको कैसा लगा? एक बार मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। आप बताना ये सेशन आपके लिए कैसा लगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। और एक निवेदन और है, एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भी विद्यार्थियों ने,
चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर लीजिए और ऊपर आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उसे आप ऑन कर लीजिए ताकि क्लास से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दूसरा ये है कि यदि आपके साथी जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और कहीं से भी प्रश्न आ जाए, जब आप चैप्टर बाय चैप्टर पूरे पढ़े रहेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपके लिए एक सूचना है, सूचना ये है कि कल हम करेंगे एनसीआर, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लासेस शुरू किए हमने 2025 में और भूगोल हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आज के इस सेशन में हमने समाप्त किया है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कल सभी चैप्टर नंबर 6 को पढ़ करके आएंगे। ठीक है, पढ़ करके आएंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों तक ये चैनल का लिंक आपको भेज देना है ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर डेली डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और जब हमारा भूगोल समाप्त हो जाएगा 6 क्लास का, तो हम क्लास 7 का भूगोल प्रारंभ करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में। सभी पढ़ कर के आएंगे चैप्टर नंबर 6 को।